नमस्कार साथीहरू, तपाईहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आज हम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। हमारा विषय जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि नेपाल में किन कारणों से राजशाही की फिर से मांग उठ रही है। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल होने वाला है। तो आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो ये वीडियो बनाने की जो रिक्वेस्ट आई है वो आयुष जी से आई थी। आयुष जी ने पूछा है कि नेपाल में जो राजशाही की जो मांग उठ रही है इस पे आपका क्या कहना है। तो आपके समक्ष मैं पूरी ऐतिहासिक तरीके से बात करूंगा और अपनी भी राय रखने की कोशिश करूंगा कि क्या नेपाल में राजशाही का जो आवाज़ उठ रही है वो सही है या गलत। तो दोस्तों काफ़ी समय से देखने पे आ रहा है कि जो नेपाल जो अपने आप में लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पे दबी आवाज़ में ही सही पर राजशाही की जो मांग उठ रही है वो देखने में आ रहा है। और अगर आप नेपाल के इतिहास के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, नेपाल में पहले राजतंत्र हुआ करता था। नेपाल अधिराज्य में बहुत पहले से ही राजा का शासन चला करता था जो लगभग 240 वर्षों तक चला। लेकिन सन 1990 के समय से ही नेपाल में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मांग उठने लगी थी। कई जन आंदोलन हुए, कम्युनिस्ट पार्टी बनी और सन 1996 के दौर में माओइस्ट पार्टी ने राजशाही को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा सिविल वार छेड़ दिया था। और फिर वह भी दिन आया जो नेपाल में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। और 1 जून 2001 के समय नेपाल के जो प्रचलित राजा, बहुचर्चित राजा वीरेंद्र जी के पूरे टोटल 10 लोगों की हत्या कर दी गई, जो कि संपूर्ण नेपालियों के लिए बहुत दुखद घड़ी भी थी। और इसके बाद राजशाही संभाली राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र ने। लेकिन यह राजशाही लंबे समय तक चल नहीं पाई और लगभग सन 2008 तक नेपाल में लोकतंत्र आ गया। लेकिन दोस्तों नेपाल में मल्टी पार्टी सिस्टम आने के बाद भी हमेशा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जिसे राजनीतिक अस्थिरता भी कहते हैं, यह देखने में मिली। 17 साल में 17 प्रधानमंत्री बदलना और देश के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप होना, देश में सिविल वॉर का होना, और इन सब के चलते नेपाल को आज भी अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। और इसका नतीजा नेपाल आर्थिक विकास में काफ़ी पीछे छूटता चला गया। क्या यही कारण है कि नेपाल में फिर से राजशाही की मांग उठने लगी? दोस्तों आपका क्या कहना है? अगर आप जो सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख करके मुझे बताइएगा। और क्या कारण है कि जनता में लोकतंत्र के प्रति अराजकता आ गई, और क्यों वही जनता जो राजशाही को हटाकर लोकतंत्र की मांग कर रही थी आज वही लोकतंत्र को हटाकर वापस राजशाही को अपने देश में लाना चाहती है? आखिर जनता में इस लोकतंत्र के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता का कारण क्या है? और दोस्तों अगर आपके पास इस चीज़ का जवाब है तो नीचे आप कमेंट पे लिख करके ज़रूर मुझे बताइएगा। अब हम बात करते हैं हाल ही में चल रहे नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच में चल रहे ताज़ा विवादों के बारे में। और हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुष्पकमल दहल जी ने यह कहा, आज के समय में जो नेपाल में सरकार है उससे अच्छा तो पुराने राजा का शासन ही था। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए इंटरव्यू में राजशाही की तारीफ़ की और यह भी कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर के इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं। और उनका कहना है कि केपी ओली के कारण ही देश का संविधान और देश बर्बाद हो रहे हैं और इसी कारण पुष्पकमल दहल विद्रोह कर रहे हैं, यह उनका कहना है। और इसी के साथ एक कदम आगे जा कर के पुष्पकमल दहल जी ने यह भी कहा कि केपी ओली ना ही दक्षिणपंथी है ना ही वामपंथी, वह तो विदेशी ताकतों का पैर है। ऐसे आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री केपी ओली पर लगाए। और इसी के साथ ये समझ में आ रहा है कि जो प्रचंड जी हैं वो राजशाही के लिए भी तैयार हैं। और इनके इस प्रकार के बयानों के बाद ये मामला काफ़ी गर्मा गया है और जिसका जवाब केपी ओली जी ने इस प्रकार दिया। मंत्रिमंडल का विस्तार होना था परंतु यह नहीं हो पाया। इसके ऊपर जो संबंधित न्यायपालिका है नेपाल की उसने भी मोहर लगाई। और इसी वातावरण को देखते हुए और इसी मुद्दे को देखते हुए जो प्रचंड है वो बौखलाए हुए हैं और कुछ भी भाषणबाजी कर रहे हैं। और इसी के साथ केपी ओली जी ने हस्तक्षेप के बारे में भी, विदेशी हस्तक्षेप के बारे में भी बात की और यह स्पष्ट रूप से कहा कि पहले जिस प्रकार हस्तक्षेप ज़्यादा होते थे नेपाल में अब वह नहीं होते, कम होते हैं, और जिसके कारण ही विपक्ष बौखलाया हुआ है। और ऐसा उनका केपी शर्मा ओली जी का मानना है। केपी ओली जी के अनुसार विपक्ष अपने आप को देशभक्त बताते हुए उन्हें देशद्रोही करार दे रहे हैं और जनता के मन में लोकतंत्र और संविधान के प्रति अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। और केपी ओली जी ने विपक्ष को एक लाइन में जवाब दी है
कि खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे। दोस्तों, यह हुई पुष्पकमल दहल और केपी शर्मा ओली जी के बीच में चल रहे बयानबाजी के बारे में बात। अब आप ही बताइए इन दोनों में से कौन सही है। देखा जाए तो दोनों की ही लड़ाई अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए है, इस प्रकार मुझे समझ में आ रहा है। एक जो सत्ता पाना चाहता है, एक जो सत्ता को बनाए रखना चाहता है। लेकिन बात यह आती है कि जनता क्या चाहती है। पहला अधिकार जनता का होना चाहिए कि उन्हें लोकतंत्र चाहिए या राजतंत्र। जब राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र को लाया गया तो अब वही जनता इतने सालों बाद वापस उसी राजतंत्र की मांग क्यों कर रही है। कारण यह हो सकता है कि जनता का जो विश्वास है वो लोकतंत्र से शायद उठ चुका है। असल में नेपाल की जनता जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अर्थात संवैधानिक राजतंत्र की मांग कर रही है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अर्थात संवैधानिक राजशाही या राजतंत्र का अर्थ यह होता है कि उसका जो देश का हेड ऑफ स्टेट मुख्य जो होगा वो राजा होगा, परंतु उसकी जो शक्तियां होंगी वो संविधान के द्वारा सीमित होंगी। और अगर हम इस इतिहास को, नेपाल के इतिहास को खंगालने की कोशिश करें तो यह समझ में आता है कि जितने भी संविधान नेपाल में पहले आए हैं, जब राजा प्रमुख रूप से शासन करते थे, तो कभी न कभी मंत्रिमंडल या मंत्रियों के अविश्वास को लेकर के काफ़ी समय में राजा ने काफ़ी संविधान को सस्पेंड भी किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संविधान एक रूप से स्टेबल नहीं रहा, और जिसकी मांग नेपाल में पूरी तरीके से उठ रही है कि संविधान भी रहे और राजा भी रहे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा जाए तो ब्रिटेन और जापान आपको देखने को मिल जाएंगे। और कारण यह भी है कि जब नेपाल में राजशाही थी तो उस समय शाह वंश का शासन था, और उसी शाह वंश के दौरान जो नेपाल की जो संस्कृति थी वो एक तरीके से आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रिजर्व थी, और किसी प्रकार का संस्कृति पे हस्तक्षेप नहीं देखने को मिल रहा था। और राजा जो है अल्टीमेट गार्जियन के रूप में था, अपने धर्म को, समाज को बचाए रखने में काफ़ी ज़्यादा एक गार्जियन के रूप में वर्क कर रहे थे। और नेपाल की जनता अपनी संस्कृति से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और इसी कारण से वो वहाँ के राजा से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। परंतु राजा की हत्या के बाद, जो सिविल वार के दौरान और सिविल वार ख़त्म होने के बाद जो एक प्रकार से आप देखें जो लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो उस समय से जो नेपाल में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देखने पे मिल रहा है। चाहे सत्ता किसी भी पक्ष की हो, हस्तक्षेप तो है। और यहाँ तक कि देश की संस्कृति और देश में चल रहे बदलाव, इन सब का डायरेक्ट कंट्रोल विदेशी ताकतों के हाथ में है। और चारों तरफ से तिल तिल करते हुए देश की ज़मीन को धीरे धीरे नोचा जा रहा है। भूमाफियाओं का आतंक बढ़ गया है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। और यह भी माना जाता है कि नेपाल में तत्कालीन माओविस्ट पार्टियों को सपोर्ट करने का काम भारत की तत्कालीन कांग्रेस पार्टी भी कर रही थी, और जो सही में चाहती थी कि नेपाल में राजशाही को ख़त्म करके वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम स्थापित किया जाए। और अर्थात किसी न किसी तरीके से देखा जाए तो तत्कालीन भारतीय सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार थी, उनका भी डायरेक्ट सपोर्ट माओविस्ट को था, जिस वजह से नेपाल में राजशाही का अंत हुआ, और जिसके कारण नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी आई और तब से लोकतंत्र कायम है नेपाल में। परंतु नेपाल में रह रहे काफ़ी कम्युनिटी के लोगों का यह मानना है कि इस संविधान के कारण उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और देखा जाए तो इसी कारण से शायद नेपाल अलग अलग हिस्सों में बंट गया। और इसी के चलते वहाँ की जनता, नेपाल की जनता इस विभाजन को रोकने के लिए और इस बंटवारे को रोकने के लिए कहीं ना कहीं देश को समेटने की राह पे चल पड़ी है और राजशाही की मांग कर रही है। और जनता का ऐसा मानना है कि राजा ही एक ऐसा पर्सन है, ऐसा व्यक्ति है जो अलग अलग कम्युनिटी को बांध कर रखता है और अलग अलग संस्कृति को बांध कर और देश को एक ही गुलदस्ते में बांध के रखता है, और देश के अलग अलग हिस्से होने से रोक सकता है। और टेक्निकली देखा जाए तो मल्टी पार्टी सिस्टम में जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए देश के टुकड़े भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मेरा क्या मानना है। मेरा ये मानना है कि दोस्तों कि नेपाल में जो क्रांति आई और तत्कालीन जो भारतीय सरकार थी जो कांग्रेस लीड कर रही थी, तो कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस देखा गया, और कांग्रेस अपने आप में ही सेक्युलर है, तो नेपाल में भी वो चाह रही थी कि सेक्युलर देश वो बने, और कहीं ना कहीं हस्तक्षेप आपको देखने को मिलता है और डायरेक्टली हाथ तो है, ऐसा मुझे भी लगता है। और आज की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं कि भारत में जो बीजेपी की सरकार है, जो
अपने आप में हिंदुत्व को लेकर के चलती है। और कहीं ना कहीं देखिए बीच में कुंभ मेले में अगर आप देखें तो राजा का इलाहाबाद में आना और स्नान करना और महाकुंभ मेले में आकर के योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ गई है। अब वो भी चाहती है कि नेपाल में वापस राजा आए, और इसी का कहीं ना कहीं आपको एक संकेत आप देख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। परंतु अल्टीमेटली जो जनता है वही सर्वोपरि है, वो जो चाहती है वो होना चाहिए। अगर जनता चाहती है कि देश को बांधने वाला, देश को संगठित रखने वाला अगर राजा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंतर्गत वो मांग कर रहे हैं, तो होना चाहिए ये। इसमें लीडर्स को सोचना चाहिए, क्योंकि राजा एक होता है तो देश को बांध के रखता है, देश में बंटवारा नहीं होता। और अगर मल्टी पार्टी सिस्टम में जो अलग अलग बड़े बड़े नेता हैं वो अपने स्वार्थ को पाने के लिए लीडर बनने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं वो देश का बंटवारा ही करने में लग जाते हैं, और वो अपने आप में अलग अलग राजा बनने की कोशिश करते हैं। तो एक राजा और बहुत सारे राजा में अंतर तो है। हमें एक ही राजा चाहिए तो उसे सपोर्ट भी करना चाहिए। तो खैर, आपका क्या मानना है, क्या आप चाहते हैं, ज़रूर इस वीडियो में मुझे बताइएगा, नीचे कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा अपनी राय। तो यही वीडियो था जिसमें दोस्तों कि हमने जो नेपाल में चल रहे करंट जो सिनेरियो है उसको लेकर के आपके सामने बात की है, और भी जो भी अपडेट्स होंगे उसको एनालिसिस करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा कि लोगों तक ये बात पहुँचे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलूंगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।